नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा इन दिनों न्यूज में है, पर दुख की बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि वहां पे भड़के हिंसक प्रदर्शन के कारण। और सवाल बहुत सारे हैं कि प्रदर्शन हिंसक क्यों हुआ, सोनम वांगचुक की मांगे क्या है, और क्यों 36 साल बाद फिर लद्दाख में तनाव इतना बढ़ गया है, और क्या सरकार की रणनीति इस समय सही है, और क्या देशद्रोह बनाम राष्ट्रवाद का नैरेटिव इस हिंसा को शांत करेगा या और आग की तरफ झोंकेगा। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस हिंसा के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, 370 के बाद की पॉलिटिक्स क्या हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके क्या इशू है, और आखिर इस प्रदर्शन का मकसद क्या है, लोग चाहते क्या है। तो सबसे पहली बात कि हम भले बात लद्दाख की कर रहे हैं, लेकिन ये मसला केवल लद्दाख तक सीमित नहीं है। ये सवाल है भारत की सीमाओं का, हमारी आंतरिक राजनीति का और उस व्यवस्था का जो हर आंदोलन को किसी न किसी बड़े नैरेटिव से जोड़ देती है। लद्दाख, जिसे अक्सर हम ग्लेशियर, पहाड़ और टूरिज्म के लिए जानते हैं, आज सुर्खियों में है, लगातार जलते टायरों की वजह से, विरोधी नारों की वजह से और पुलिस के आंसू गैस सेल्स के कारण। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 36 साल बाद क्यों वहां पे हालात इतने बिगड़ गए। और ये सब कुछ समझने के लिए हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल 23 सितंबर की शाम को लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सोनम वांगचुक का आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, 80 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यहाँ तक कि बीजेपी का दफ्तर आग के हवाले कर दिया गया और अब जो है वो एजेंसियां देशद्रोह, फंडिंग और विदेशी लिंक की जांच की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष ये है कि ये आंदोलन अब सिर्फ लेक्चर या अनशन नहीं रहा। अब यहाँ पे हिंसक भीड़ और एंटी नेशनल कनेक्शन दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे, और वो जानने के लिए हमें कहानी के जो एपी सेंटर में हैं उनकी बात करनी होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोनम वांगचुक की, जिनका नाम लद्दाख में ही नहीं पूरी दुनिया में इनोवेशन और शिक्षा मॉडल के नाम से जाना जाता है। और 3 इडियट का जो फुंगसुक वांगडू का कैरेक्टर था, जिसका किरदार आमिर खान ने किया था, वो दरअसल सोनम वांगचुक के काम से ही प्रेरित था। तो आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक का नाम, उनकी छवि की क्या अहमियत है। अब बात यह है कि उनकी मांगे क्या थी। तो उनकी मांगे बहुत सिंपल थी। पहला ये कि लद्दाख को राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए लद्दाख को, ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और नौकरियां बाहर से आने वाले लोगों से सुरक्षित रहें। इसके अलावा एक अहम मुद्दा इनका पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि लद्दाख हिमालय की नाजुक इकोलॉजी वाला क्षेत्र है। यहाँ अनकंट्रोल माइनिंग, टूरिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो सोनम वांगचुक इसको भी रोकना चाह रहे थे। तो फिर सवाल ये आ रहा है कि जब इतना लॉजिकल किसी का डिमांड है, वो अपने राज्य और पर्यावरण की सुरक्षा की ही बात कर रहा है, तो फिर अचानक से इस आंदोलन को देशद्रोह और पाकिस्तान के कनेक्शन से कैसे जोड़ा जा रहा है। तो दरअसल बात यह है कि मौजूदा सरकार में देशद्रोह जैसे इतने भारी शब्द को इतना हल्का कर दिया गया है, क्योंकि हर किसी को, हर वो इंसान जो सत्ता का विरोध कर रहा है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसको देशद्रोही साबित करने में ये लोग समय नहीं लगाते हैं। अब जो सोनम वांगचुक की मांगे हैं, वो बहुत नाजायज मांगे तो है नहीं, वो देश विरोधी मांगे तो है नहीं, और ना ही देश के इंटरेस्ट के खिलाफ ऐसा कोई काम करते हुए उनके खिलाफ कोई सबूत हो। फिर भी देशद्रोही जैसे शब्द को यूज करना, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ना, ये इस सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए बहुत आम जुमला हो गया है कि जहां सवालों का जवाब नहीं है, वहां देशद्रोह और पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दो। आप सबको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था, तब जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन वहां पे एटलीस्ट लेजिस्लेचर है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन वहां पे लेजिस्लेचर भी नहीं है। लेकिन सरकार ने फिर भी जब ये फैसला लिया, तो लद्दाखियों के मन में काफी हद तक खुशी थी, जश्न का माहौल था, क्योंकि उन्हें लगा कि अब सीधा केंद्र शासित प्रदेश बनने से उनका डेवलपमेंट तेज होगा। लेकिन धीरे धीरे निराशा बढ़ती गई, क्योंकि डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। और आज 5 साल बीत चुके हैं, ना तो वहां पे कोई विधानसभा बनी, ना तो लद्दाख के लोगों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, जमीन और नौकरियों को सुरक्षा भी नहीं मिली, और लद्दाख के लिए दिल्ली से जो फैसले आते हैं उसमें स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। और यही कारण है कि वांगचुक ने पिछले 1 साल में लगातार कई बार भूख हड़ताल किया, मार्च निकाला, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने आज तक इन आंदोलनों को इग्नोर किया। ना तो कभी वांगचुक से बात की, ना तो लद्दाख के लोगों को कभी कोई आश्वासन दिया। और यही कारण है कि 1989 के बाद अब पहली बार लद्दाख में इतना बड़ा टकराव देखा गया। स्थानीय लोगों का दावा यह है कि सरकार सिर्फ वादे करती है। 6 अक्टूबर को बातचीत तय थी, लेकिन उससे पहले ही 23 सितंबर को माहौल बिगड़ गया। और रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले सोशल मीडिया पे मोबिलाइजेशन हुआ,
पुलिस ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। और ये घटना भी मणिपुर और किसान आंदोलन की तरह उसी पैटर्न पे गई, जहां पे सरकार तब तक इग्नोर करती है, तब तक उस टॉपिक पे बात नहीं करती जब तक कोई ना कोई दुर्घटना ना हो जाए और आंदोलन हिंसा का रूप ना ले ले, क्योंकि फिर उसके बाद उस आंदोलन को टारगेट करना आसान हो जाता है, जैसा कि लद्दाख के भी केस में हो रहा है, जैसा किसान के केस में हुआ था कि कहीं खालिस्तान से जोड़ दो, कहीं पाकिस्तान से जोड़ दो, कहीं देशद्रोही बता दो। इसीलिए अब सरकार को कहने का मौका मिल गया है कि वांगचुक के विदेशी लिंक हैं, वो पाकिस्तान भी गए थे और अब तो सीबीआई और आईबी उनकी जांच भी कर रही है। वायलेंस को भड़काने और एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप भी उनके ऊपर अब लग रहा है। लेकिन जब आप इसको सरकारी चश्मे से हट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लद्दाख के लोगों की मांगे, सोनम वांगचुक की मांगे बहुत हद तक जायज हैं। क्या स्टेटहुड और रोजगार की मांग देशद्रोह हो सकता है? क्या 6th शेड्यूल की डिमांड विदेशी साजिश है? और क्यों ऐसा होता है कि कोई शांतिपूर्ण आंदोलन तभी सुर्खियों में आता है जब वो हिंसक हो जाता है? क्योंकि लद्दाख में आंदोलन तो बहुत दिनों से चल रहा है, तब सरकार को इसमें कोई एंटी नेशनल या पाकिस्तान से जुड़े होने की साजिश नहीं लगी। ना तो सरकार ने उन लोगों से बात किया और ना तो गोदी मीडिया ने उसको कवरेज दिया। और अब जब मामला हिंसक हो चुका है तो फिर गोदी मीडिया से लेकर सरकार तक को इस आंदोलन को टारगेट करने का मौका मिल गया है। हम किसी भी तरीके से हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं, हिंसा होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर सवाल वहीं पे रह जाता है कि इतने दिनों तक जब शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था तो सरकार ने उनका पक्ष क्यों नहीं सुना, उनसे बातचीत क्यों नहीं की, उसको एड्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं की। और लद्दाख वैसे भी काफी सेंसिटिव एरिया है, ये केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि चाइना के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। गलवान की घटना 2020 में यहीं पे हुई थी और लगातार रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि पीएलए ने यानी चाइना की सेना ने कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता कह चुके हैं कि चाइना भारत की जमीन कब्जा रहा है। तो सवाल ये है कि जहां पे सिक्योरिटी इतनी संवेदनशील है वहां पे असंतोष के बीज क्यों पाले जा रहे हैं? क्यों नहीं उनके इशू को एड्रेस किया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार उनसे बात कर रही है? सीमा क्षेत्रों में इंटरनल अनरेस्ट अगर होता है तो ये दूसरे देशों को, खासकर पड़ोसी देशों को एक एडवांटेज देता है, खासकर चाइना और पाकिस्तान जैसे जब आपके पड़ोसी हों। और यही बात सोनम वांगचुक ने भी कही है। उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर लोग देशद्रोही कह रहे हैं, लेकिन देशद्रोही कौन है? जिसने चाइना को जमीन दी या जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है कि हमारी जमीन जा रही है? अब ये बात सुनने में तो सीधी लगती है, लेकिन राजनीति में ये सवाल बेहद असहज करते हैं, खासकर सत्ताधारी पार्टी को। इसीलिए सरकार समर्थक इकोसिस्टम इसे एक एंटी नेशनल प्रोटेस्ट की तरह प्रोजेक्ट करता है, यानी मांग देश की सुरक्षा की, युवाओं के रोजगार की और लद्दाख की पहचान की, लेकिन नैरेटिव को बदल दिया जाता है किसमें? एंटी नेशनल में। और सरकार की पुरानी रणनीति रही है कि जब आंदोलन हिंसक हो जाए तो जिम्मेदारी नेता पे डाल दो। यही पैटर्न हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा, जहां हर असंतोष को या तो खालिस्तानी या विदेशी फंड से जोड़ दिया गया। और सरकार ऐसे विद्रोहों को लेकर खास तौर पर बेचैन इसलिए है क्योंकि हाल के दिनों में ये चीज नोट की जा रही है, सरकार भी इस बात को समझ रही है कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, छात्र विरोध हो, उसमें सबसे पहले युवा आगे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा युवाओं में आक्रोश है क्योंकि वही विकास और रोजगार का वादा सबसे पहले सुनता है और जब पूरा नहीं होता तो निराशा भी उसी को सबसे पहले होती है। लद्दाख की युवा पीढ़ी के सामने आईआईटी और एयरफोर्स बेस का सपना नहीं है, बल्कि सिंपल नौकरी और आइडेंटिटी की सिक्योरिटी का सपना है। और जब उसे यह नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन सड़कों पे आती है। और फिर भारत का, न केवल भारत के इंटरनल मैटर में बल्कि विदेशों में भी भारत की इमेज डैमेज होती है। हम डोमेस्टिक फ्रंट पर मणिपुर और लद्दाख जैसे कॉन्फ्लिक्ट की हेडलाइन बन के रह जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में इसको इंडिया की अनरिजॉल्व फॉल्ट लाइन के रूप में कहा जाता है। और फिर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया के ऊपर क्रिएट होता है क्योंकि जब हम यूएन में या किसी भी वर्ल्ड फोरम में ह्यूमन राइट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तब हमसे भी काउंटर सवाल पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट लद्दाख, व्हाट अबाउट मणिपुर। इसीलिए सवाल ये है कि अब सरकार क्या करेगी? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, एजेंसी से उनकी जांच कराना या नया क्रैकडाउन वहां पे शांति बहाल करेगा, या फिर इससे और अलगाव बढ़ेगा, इससे और आक्रोश बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम बॉर्डर एरिया को ओवर प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उनको स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, तो ये हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट को 6th शेड्यूल के अंदर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मिल सकता है तो लद्दाख को क्यों नहीं मिल सकता? और अगर जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड रिटर्न करने का वादा किया जा सकता है तो फिर लद्दाख के साथ डिले क्यों किया जा रहा है? और इन सब के आकलन के लिए आपके हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि क्या 36 साल बाद फिर हिंसा का रास्ता इस देश को सुरक्षित रखेगा? क्या कमजोर सीमावर्ती इलाकों में असंतोष को दबाकर हम सचमुच में चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से लड़ पाएंगे? या फिर असली राष्ट्रवाद वही होगा जहां हम लद्दाखी युवाओं को भरोसा दें कि उनकी पहचान, उनकी जमीन और उनकी संस्कृति सब कुछ सुरक्षित है? सोचने की बात यह है कि लद्दाख के लोग देश से दूर जा रहे हैं या हम खुद अपनी राजनीतिक चुप्पी के कारण उनको अपने से दूर धकेल रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।